प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कवर करने के बाद अब बारी आती है इस पे क्वेश्चंस की और न्यूमेरिकल्स की। तो पहले आज हम लोग इस पे बेस्ड मैक्सवेल इक्वेशन से बेसिकली, क्योंकि हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशंस ही हैं, तो मैक्सवेल इक्वेशन से बेस्ड कुछ प्रूफ कर लिए जाएं। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो पहला प्रूफ जैसे लिखा हुआ है बोर्ड पे आपके, वो क्या है? यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी बाई डेल डी। ये कौन है? ये मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं, 2 डाइवर्जेंस के और 2 कर्ल के। ठीक है, तो ये कर्ल का इक्वेशन है। और क्या बात है? और बात ये है कि चारों इक्वेशन में 2 डाइवर्जेंस के, 2 कर्ल के और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के, 2 मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल वाला इक्वेशन है, तो सबसे लास्ट में आता है, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो इसी का यूज करते हुए हमको क्या लाना है? डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, तो सीधे हम कह सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन से क्या लाना है? फर्स्ट इक्वेशन लाना है। और फर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करनी है। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन में, कि पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं। क्या दिया गया है? गिवन कर्ल बी। तो कर्ल हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो कर्ल बी है दैट इज म्यू नॉट जे प्लस जी डी। जी डी मतलब डेल डी बाई डेल डी। ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और अब एक काम करते हैं कि इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस ले लेते हैं। इस इक्वेशन का हम लोग क्या करें? डाइवर्जेंस ले लें। तो टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या होगा? ये डाइवर्जेंस कर्ल बी दिस इक्वल टू म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इट इज डाइवर्जेंस जे प्लस डेल डी बाई डेल डी। ठीक है, इट इज योर इक्वेशन 2। और वेक्टर आइडेंटिटी से, कर्ल और डाइवर्जेंस से आपको एक चीज़ पता है। क्या चीज़ पता है? कि किसी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है। ये रूल है कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस का, कि अगर किसी वेक्टर का कर्ल लिया गया है और उसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं तो वो डाइवर्जेंस कर्ल का जो होता है वो 0 होता है। तो उस हिसाब से ये 0 हो जाएगा, डाइवर्जेंस कर्ल भी इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 तो ये भी 0। ठीक है, तो इस बात को बताना पड़ेगा हमको। क्या बताना पड़ेगा? कि सिंस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज 0, दैट इज, ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये डाइवर्जेंस है कर्ल का किसी वेक्टर के, बी वेक्टर के, किसी क्या बी वेक्टर के। तो इट विल बी डाइवर्जेंस कर्ल बी इक्वल टू 0। तो अब इन इक्वेशंस के LHS सेम है, तो RHS का फर्ज बनता है सेम हो जाए। और सेम क्या होगा? मतलब इस इतने की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग 2 एंड 3, कंपेयरिंग 2 एंड 3 कंपेयर करेंगे तो दोनों के LHS सेम है, RHS भी सेम हो जाएंगे। यानी म्यू नॉट डाइवर्जेंस जे प्लस डेल डी बाई डेल टी इक्वल टू 0। अब या तो म्यू नॉट 0 है या ये इतना 0 है, दोनों में से एक 0 तो है ही। तो क्योंकि म्यू नॉट 0 नहीं है, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो फिर ये 0 होगा।
तो सिंस म्यू नॉट नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है कि डाइवर्जेंस जे प्लस डेल डी बाई डेल टी इक्वल टू 0। और इसको हम लोग प्लस है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, और डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस डेल डी बाई डेल टी दिस इक्वल टू 0। आंसर में जो डाइवर्जेंस डी लाना है, तो यहाँ पर अगर देखें तो डेल बाई डेल टी भी डिफ्रेंसिएशन में है और डेल भी है, तो ये स्पेस का पार्ट है ना। ये डेल वेक्टर नेबुला वेक्टर क्या स्पेस का पार्ट है। डेल वेक्टर क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड। तो एक्स वाई जेड क्या है, स्पेस है, और टी क्या है, टाइम है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि डाइवर्जेंस जे प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 4। तो एक चीज़ मिल गया डाइवर्जेंस डी। अब रो लाना है, तो जे के साथ रो कहाँ है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में है। कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करता है। तो क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। तो वहाँ से उठा लेते हैं कि द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज क्या है, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ डाइवर्जेंस जे है, यहाँ डाइवर्जेंस जे है, यहाँ डेल बाई डेल टी डाइवर्जेंस डी है, यहाँ डेल रो बाई डेल टी है, यानी ये इतना पार्ट इसके इक्वल होगा, क्योंकि RHS दोनों का बराबर है तो LHS भी सेम होना चाहिए। दोनों इक्वेशंस में RHS 0 है तो LHS भी सेम होना चाहिए, मतलब ये इतना इस इतने के बराबर होना चाहिए। तो डाइवर्जेंस जे ये जो है दोनों तरफ कट जाएगा और फिर यही बचेगा, डेल बाई डेल टी डाइवर्जेंस डी इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी। ठीक है, चाहे लिख भी सकते हैं अलग से कि कंपेयरिंग 4 and 5 पूरा लिख सकते हैं, या एक लाइन भी लिख सकते हैं। कंपेयरिंग 4 and 5 क्या होगा आपका, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल बाई डेल टी डाइवर्जेंस डी दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी। तो ये कैंसिल हो गया, यानी डेल बाई डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस डी दिस इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी, क्योंकि इसका टाइम डेरिवेटिव रो के टाइम डेरिवेटिव के बराबर है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो डाइवर्जेंस डी है वो रो होगा। और शायद ही प्रूव भी करना है कि डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। प्रूव्ड, दिस हैज बीन प्रूव्ड। ओके, तो इसको नोट करें या इसका पिक्चर लें। और अब इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर, क्योंकि हमारा प्रूफ वाला पार्ट वो इसी में कंटेंड है, तो मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर रफ करके, तो आप नोट करिए। इतना पार्ट हमारे लिए सुरक्षित हो गया यहाँ क्वेश्चन के लिए, और ये गिवन नहीं रहेगा यहाँ पर। अगली बार हम लिख देंगे मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये इक्वेशन इज कंटेन्ड इन मैक्सवेल्स इक्वेशन।
इज कंटेन इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो कौन से मैक्सवेल इक्वेशंस? फोर्थ और फर्स्ट का यूज़ करके, क्योंकि फोर्थ में हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाए तो फर्स्ट इक्वेशन आया। अब इसी में हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। बस इसी का रिवर्स चलना हमको। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा रफ नहीं करेंगे और क्वेश्चन लिखने के बाद इसे इम्प्रूव कर देंगे। सो दैट क्या दिखाना है? सो दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, द इक्वेशन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो क्या है, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0 इज कंटेन्ड इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस सॉल्यूशन। क्या दिखाना है कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये इक्वेशन ये मैक्सवेल इक्वेशन में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो दिखा लेते हैं। यही मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इज, क्या है फोर्थ इक्वेशन? कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। एक लाइन और भी लिख सकते हैं, जो मेन इक्वेशन है कि कर्ल बी क्या होता है, म्यू नॉट, या म्यू भी लिख सकते हैं, जे प्लस जे डी दिस। ठीक है, यहाँ म्यू भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था म्यू नॉट, तो यूज़ किया। और हमारा कोई ज़रूरत थोड़ी कि मीडियम फ्री स्पेस हो, म्यू भी हो सकता है, हम यहाँ पर म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ये लिख सकते हैं कि जे डी क्या है, जे डी हमारा जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, जो कि डेल डी बाई डेल टी होता है। एक लाइन यहाँ बढ़ा लेते हैं, लेकिन सारा प्रोसीजर बाकी वही रहेगा। इसका हम डाइवर्जेंस लेंगे क्योंकि हमने म्यू लिया, तो यहाँ म्यू नॉट हटा के म्यू कर रहे हैं। म्यू नॉट भी आप रहने दे सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो म्यू ले लिया यहाँ पर, और फिर वही पुरानी बात कि किसी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस 0 है, तो बिल्कुल ऐसे ये 0 हो जाएगा LHS, तो RHS भी 0 होगा। तो यहाँ हमने चूँकि म्यू कर लिया है, म्यू नॉट भी रहने दे सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ। सो दिस विल बी इन दिस वे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ तक, इक्वेशन 4 तक सेम एकदम जैसे है वैसे का वैसे होगा। टिल इक्वेशन 4 जैसे इस इक्वेशन में किया था वैसे ही होगा। अब यहीं से आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ले आना है, इसी इक्वेशन 4 से, और यहाँ तक एकदम सेम रहने देंगे जैसे हमने क्या किया है इसके पहले वाले में किया है। तो अब इसके बाद हम लिख लेते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशंस लिखा हुआ है तो मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया जाता है, क्योंकि हमको लाना है ये डाइवर्जेंस जे इक्वल टू डेल रू बाई डेल टी। तो डाइवर्जेंस जे प्लस डेल बाई डेल टी, ये अगर ये रो हो जाए तो हमारा प्रूफ मिल गया हमको। और फर्स्ट इक्वेशन ही कहता है कि डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। ओके, तो फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। दिस इज योर इक्वेशन 5, और इस वैल्यू को उठाओ यहाँ पुट कर दो, बस प्रूव हो गया। यूजिंग 5 in 4, using 5 in 4, डाइवर्जेंस जे प्लस, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, रो, डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैक्सवेल इक्वेशन से ये भी प्रूव हो गया। इसका भी आप पिक्चर ले सकते हैं, बिल्कुल सेम वे में वैसे ही है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था। ओके, अब हम लोग चलते हैं एक और छोटे से नेक्स्ट प्रूफ पर। ठीक है, बस 3 प्रूफ काफ़ी है।
तो जो नेक्स्ट प्रूफ है वो ये है, सो दैट रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, हमको प्रूफ क्या करना है कि फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है, इन दोनों का रेशियो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर है, ई अपान बी इक्वल टू सी। तो एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है, एक तरीका और भी है। सिंपल तरीका बहुत क्या है कि जो आप पढ़ते हो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है, या वेव इम्पीडेंस, सिंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या वेव इम्पीडेंस जो कि Z0 होता है और वो होता है E/H एंड दैट इज रूट म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यानी आप कह सकते हो कि E/H जो है दैट इज रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और फ्री स्पेस में इन फ्री स्पेस आप कह सकते हो, इन फ्री स्पेस आप H को B में कैसे चेंज करो कि B जो होता है दैट इज म्यू नॉट H। तो देन इक्वेशन 1 में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ म्यू नॉट H से मल्टीप्लाई करें, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में, तो इधर भी करना पड़ेगा दोनों साइड। सो या H को B अपान म्यू नॉट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, B अपान म्यू नॉट कर सकते हैं, या दोनों साइड म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/1 अपान म्यू नॉट। तो ये क्या हुआ आपका, ये हो जाएगा E अपान म्यू नॉट H। और इधर क्या होगा, इधर होगा रूट 1 अपान म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। इट इज रूट के अंदर जब जाएगा 1 अपान म्यू नॉट तो स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपान म्यू नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो एक कैंसिल हो जाएगा। और ये E अपान म्यू नॉट H इट विल बी E अपान B, क्योंकि B इक्वल टू क्या है म्यू नॉट। लेट इट बी योर इक्वेशन 2। अगर ये इक्वेशन 2 हो गया तो ये E अपान B हुआ, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 बचा, इट इज 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट, या 1 अपान रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, योर इक्वेशन 3। और ये कहाँ से आया, ए फ्रॉम 2। हमने म्यू नॉट H को B में चेंज किया, म्यू नॉट H को B में चेंज किया, तो ये इक्वेशन 2 से आया। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे थे तभी हम लोगों ने निकाला था कि इसकी जो वैल्यू वो C है। सिंस इन फ्री स्पेस जो होता है वो C जो होता है 1 अपान रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो कंपेयरिंग 3 and 4 E अपान B आपका क्या हो गया, इट विल बी C, E अपान B इक्वल टू C। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है जो हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इसी से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है उसका हम आपको व्यू दे दें कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसवर्स करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसमें हमने एक प्रूव किया था जिससे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आया था, ये K क्रॉस E इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा H। ठीक है, तो फ्री स्पेस पे म्यू नॉट ओमेगा क्या हो जाएगा, B, इट विल बी म्यू B ओमेगा B, क्योंकि म्यू नॉट H क्या हुआ, B हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो इधर का मैग्नीट्यूड K क्रॉस E का मैग्नीट्यूड इट इज ओमेगा इंटू B का मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, AB साइन थीटा। तो K क्रॉस A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक K का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो क्योंकि ये वेव के चलने के डायरेक्शन में वेक्टर है, वेव वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो जो वेव चलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए के और ई आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा वो 90 आएगा, तो ये साइन 90 हो जाएगा एंड इट इज़ ओमेगा बी। तो साइन 90 तो 1 है, तो सीधे सीधे यहाँ से बी को उधर ले जाओ, तो ई अपान बी दिस इक्वल टू ओमेगा अपान के। और ओमेगा अपान के क्या है, बेसिकली ये फेज वेलोसिटी है या वेव वेलोसिटी है, तो आप बताओगे कि इट इज़ वेव वेलोसिटी, ठीक है। और इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से, इसलिए ई अपान बी क्या हो जाएगा, सी, यहाँ भी सी है। और नहीं तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई न्यू, ओमेगा को आप लिख सकते हो, ओमेगा अपान के है, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई न्यू और के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ये कैंसिल हो गया, इट इज़ न्यू लैम्डा, और न्यू लैम्डा इज वेलोसिटी, फ्री स्पेस वेलोसिटी क्या है, सी। तो जो ओमेगा अपान के है ये अपान बी, तो यहीं से ई अपान बी क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू सी। ओके, तो ये 3 प्रूफ मोर देन एनफ है। फिर हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।